नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा और इस सीरीज में हम लोग जो है हिस्ट्री का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 काम, आराम और जीवन, समकालीन विश्व में शहर, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। हमारी कोशिश ये होती है कि एनसीईआरटी आप कहीं भी पढ़े हों, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बस मतलब मुझे इस बात से है कि एक बार मेरे साथ पढ़िए, मेरे साथ चलिए। क्या होगा वो आपका दिल बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हां इतना जरूर बताऊंगा कि सिलेक्शन होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, होगा सिलेक्शन। जैसे कहूंगा, जैसे आपसे बातें करूंगा, इसमें जितनी बातें बोली जाएगी बस उसको आपको फॉलो करना है, रिजल्ट आपके घर में आएगा, यकीन मानिए। क्योंकि वो वक्त चला गया कि बिना एनसीईआरटी पढ़े हुए आप रिजल्ट दे दीजिएगा। अब ये वक्त आ गया है जहां बिना एनसीईआरटी पढ़े हुए अब रिजल्ट होने वाला नहीं है। 108 कट ऑफ जा रहा है, सोच लीजिए आप कहां हैं। और ये सिर्फ बीपीएससी की बात नहीं है, वनडे एग्जाम में भी यही कहानी है, कमो बेश अगर देखा जाए तो। ऐसे कंडीशन में हमारा उद्देश्य है, और जिस तरीके से कोरोना पूरे इंडिया को अपने चपेट में ले लिया है, जो जहां है कोई किसी को फ्री में देने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीष हमेशा हमारे साथ रहता है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी आपको दें। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे 6, 7, 8, 9 इन सब सीरीज के क्लास के अगर एनसीईआरटी हिस्ट्री का नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखा हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वैसे ही करें। सबसे पहले क्वेश्चन इसके देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है, ताकि जब लेक्चर स्टार्ट हो तो आपको मजा आ जाए कि अच्छा यहां से सारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या है, ताकि पढ़ने में आपको आसानी हो और एक एक बात को आप समझते हुए जाएं। चलिए, थोड़ा चैप्टर बड़ा है लेकिन कोशिश करूंगा समअप करने की बेहतरीन तरीके से। थोड़ा बड़ा होगा लेकिन बेहतरीन होगा, इसकी आप हम पे बिलीव कर सकते। थोड़ा सा बड़ा होगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। 18वीं सदी के मध्य से लंदन की आबादी क्यों फैलने लगी, कारण बताइए। पहला क्वेश्चन। अब 18वीं सदी का मतलब हुआ, अगर देखा जाए तो 1900 से लेके 1999 तक, यह हुआ आपका 18वीं सदी। क्लियर हो गया ना। यानी इसके बीच में लंदन की आबादी क्यों फैल गई थी, कारण बताइए। दूसरा क्वेश्चन जो है, एक सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन जो है, 19वीं और 20वीं सदी के बीच लंदन में औरतों के लिए उपलब्ध कामों में किस तरह से बदलाव आए। ध्यान रखिएगा, किस तरीके से बदलाव आए हैं इसको समझाना 19वीं और 20वीं सदी में। तीसरा क्वेश्चन है, विशाल शहर आबादी के होने से निम्नलिखित पर क्या असर पड़ता है। अगर विशाल आबादी होती है तो निम्नलिखित पर क्या असर पड़ता है, ऐतिहासिक उदाहरण के साथ समझाइए। जैसे जमींदार पे क्या असर पड़ता है, कानून व्यवस्था संभालने वाले पुलिस अधीक्षक पे क्या असर पड़ता है। तीसरा, राजनीतिक दल के नेता पर किस तरीके से असर करता है अगर विशाल शहरी आबादी हो तो। अब तो अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा दिमाग के अंदर। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित की व्याख्या करें। थोड़ा सा छोटा करते हैं। सबसे पहला, 19वीं सदी में घनी लंदन वासियों ने गरीबों के लिए मकान बनाने की जरूरत का समर्थन क्यों किया, क्यों गरीबों को मकान बनाने के लिए पूरी तरीके से उनके साथ हो गए, समझाना, व्याख्या करना है। बंबई की बहुत सारी फिल्में शहर में बाहर से आने वाले की जिंदगी पर आधारित क्यों होती है। जो मुंबई में मूवी बनती है उसमें ऐसा क्या रहता है कि शहर से जो बाहर से लोग आते हैं उस पर आधारित होता है, समझाना है, व्याख्या करना है। और 19वीं सदी के मध्य में बंबई की आबादी में भारी वृद्धि क्यों हुई। 19वीं सदी के मध्य तक बंबई की आबादी में भारी वृद्धि हो गई, तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसको समझाना है। अब नेक्स्ट जो है, थोड़ा सा देख लेते हैं। लोगों को मनोरंजन के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इंग्लैंड में 19वीं सदी में मनोरंजन के कौन कौन से साधन सामने आए, इसको थोड़ा सा समझाना है, चर्चा करना है। थोड़ा सा ध्यान रखिए ताकि समझ में आ जाए। लंदन में आए उन सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करें जिनके कारण भूमिगत रेलवे की जरूरत पैदा हुई, और भूमिगत रेलवे के निर्माण की आलोचना क्यों हुई, मेट्रो ट्रेन जो है उसकी आलोचना क्यों हुई। तीसरा नंबर क्वेश्चन, पेरिस के हौसमानीकरण का क्या अर्थ है, और इस तरीके के विकास को आप किस तरीके से सही या गलत मानते हैं। इस बात का समर्थन या विरोध करते हुए अखबार के संपादक को पत्र लिखिए और उसमें अपने दृष्टिकोण के पक्ष के कारण दीजिए। जब ये बताऊंगा तो ये सारा चीज आपका क्लियर विजन हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, सरकारी नियमन और नए कानून ने प्रदूषण की समस्या को किस हद तक हल किया।
निम्नलिखित के स्तर में परिवर्तन के लिए बने कानूनों की सफलता और विफलता का एक एक उदाहरण दीजिए। पहला सार्वजनिक जीवन, दूसरा निजी जीवन, दोनों में एक एक उदाहरण देना। अब तो क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि सुजीत सर अब तो क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया। तो चलिए अब अपने सेशन की ओर चलते हैं ताकि आपको मजा आने वाला है। देखिए टाइमिंग चल रहा 1880 के। दुर्गाचरण राय के एक उपन्यास लिखा था देवगानरु मत्ते आगमन, यानी कि धरती पर देवता उतरे। कहने का मतलब ये हुआ यानी कि देवगानरे मते आगमन, यानी 1880 में दुर्गाचरण राय के द्वारा लिखा हुआ एक उपन्यास है। देखिए पहला प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन गया, यही क्वेश्चन देगा और उसके बाद लोग ढूंढेंगे बड़े बड़े बुक में ये ऑथेंटिक बुक, ये ऑथेंटिक बुक, वो ऑथेंटिक बुक, और पता चल रहा है कि 10th के एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ आंसर है। इधर उधर क्यों भागना। हमारी जिंदगी सच में दोस्तों एकदम रियलिटी बताता हूं, कस्तूरी हिरण के अंदर ही है लेकिन वो दौड़ पूरी दुनिया में लगा रहा। यही कहानी आज लोगों के साथ हो रहा है और यही वजह होता है कि 2-2 साल 3-3 साल कितने तो ऐसे हैं जिनकी पंचवर्षीय योजना हो गई है। इंटरव्यू तो दूर की बात है, प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं किए हैं। मैं उनके ताना नहीं देता हूं, मैं आपका एक गाइड भी हूं, एक टीचर भी हूं, एक बड़े भाई की हैसियत से बोलता हूं, लेकिन रियलिटी बताता हूं। अब भी वक्त है एनसीईआरटी को खंगालो, और एनसीईआरटी यही नहीं आपका ऑप्शनल में भी काम देने वाला है, इंटरव्यू में काम देने वाला है, प्रीलिम्स में काम देने वाला, मेंस में काम देने वाला। रियली बता रहा हूं, अगर मानना है तो मानो, दोबारा मैं नहीं बोलने वाला हूं। दोबारा तो खुद आपकी जिंदगी आपको बोलेगी, लेकिन उस वक्त आप सुनने लायक नहीं रहिएगा क्योंकि एज और अटेम्प्ट दोनों चला जाएगा। बेहतर है समय के साथ में समझौता किया जाए। आइए करते हैं। इस उपन्यास में ब्रह्मा एवं कुछ अन्य देवता के साथ कलकत्ता जाने के लिए एक रेलगाड़ी में बैठते हैं और कलकत्ता उस समय के ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। और पता है कि 1911 में, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में भी इंटरेस्टिंग बनाते जाऊंगा, 1905 में देखा जाए तो कर्जन ने विभाजित कर दिया था बंगाल का। उसके बाद 1911 आते आते इसकी राजधानी होनी चाहिए बंगाल, लेकिन इसकी राजधानी को कन्वर्ट करके कर दिया दिल्ली। लेकिन उससे पहले की कहानी 1880 की है, तो ऑब्वियसली है इसकी राजधानी जो होगी वो कोलकाता होगी। क्लियर होगी बात। अब देखिए कलकत्ता उस समय ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। वर्षा देव वरुण इन देवताओं के कलकत्ता के शहर कराते हैं। इस विशाल आधुनिक शहर को देखकर सारे देवता चकित रह जाते हैं। वे न केवल बैलगाड़ी बल्कि गंगा के पानी के चलते विशाल जहाज, कारखाने से धुआं, उगलती चिमनियां, बड़े बड़े पुल, विशाल स्मारक, नाना प्रकार की चीजें से लदी हुई दुकान को देखकर विस्मित रह जाते हैं। जगमगाते महानगर की चकाचौंध से वे इतनी अभिभूत हो जाते हैं कि स्वर्ग के अपने दरबार भी ऐसा ही महासंग्रहालय बनाने का निर्णय कर लेते हैं। यानी भगवान नीचे जमीन पे उतरते हैं और उतरने के बाद में जिस तरीके की स्थिति 1880 को देखते हैं, उसको देख के एकदम भाव विभोर हो जाते हैं कि किस तरीके से चकाचौंध दुनिया है, किस तरीके से देखने में लग रहा कि विशाल जहाज है, कारखाना से उगलती हुई पूरी तरीके से चिमनियां चल रही है, विशाल स्मारक है, नाना प्रकार की चीजें से लदी हुई वस्तु है, जहां देखो एक से एक। और ऐसा फील होता है भगवान को, ब्रह्मा को, कि हमारा भी जो संग्रहालय हो स्वर्ग का ऐसा ही हो। समझ में आ गए? क्लियर? देखना कहानी कैसे मुड़ेगी एनसीईआरटी में। और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं आपसे, आप देखो या ना देखो, लेकिन याद रखना मेंस में ऐसा ही राइटिंग चाहिए, एनसीईआरटी वाली ही शब्दों का प्रयोग करो। आपका मेंस इस दुनिया में किसी की औकात नहीं है रोक के दिखा दे। एकदम ऐसे ही प्रैक्टिस करो। और हमारा जो नंबर है वो देख लीजिए 7667754771। इस पे आप व्हाट्सएप कर दो। ऐसे मैं व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाके जुड़ जाइए और वहां पे कॉपी अपना सेंड करते जाइए, ठीक है ना। चलिए आते हैं आगे। 19वीं सदी के कोलकाता के नए नए मौका पर भरमार थी। वहां व्यापार और वाणिज्य, शिक्षा, नौकरियों में एक अवसर सामने आ रहे थे। लेकिन देवतागण इस शहर की एक चीज से परेशान भी होते हैं। यहां उनके ठग, चोरों, भयानक गरीबी, असंख्य लोगों के एक सेकेंड, हाँ, असंख्य लोगों के ब्रह्मा खुद असंख्य लोगों के जो है दरबेनुमान मकान को देखकर बड़ा दुख होता है। ब्रह्मा खुद ही ऐनक खरीदने के चक्कर में ठगे जाते हैं। जब वे जूता खरीदने के लिए दुकान में जाते हैं तो यह देखकर बड़े हैरान होते हैं कि सारे दुकानदार एक दूसरे को धोखेबाज बता रहे हैं। सारे देवता जाति, धर्म, औरत, मर्द में फर्क को देखकर बड़े परेशान हो जाते हैं।
जो भेद अब तक कुदरती समान दिखाई देते थे वे टूटती दिखाई दे रही है। जो भेद बिल्कुल भी एक कुदरत में समान दिख रहा था, चाहे वो औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे लंबा हो, चाहे नाटा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे इस संप्रदाय को, चाहे उस संप्रदाय को, चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो धर्म का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कोई जो है इक्वल है, समान है। लेकिन यहां पे जब भगवान देखते हैं शहर में तो देख रहे हैं कि सब कोई जो है टूटने के कगार पे है। दुर्गाचरण राय की तरह 19वीं सदी में भारत में बहुत सारे लोग शहरों को देखकर हैरान भी होते हैं और भ्रम में पड़ जाते हैं। शहर का जीवन परस्पर विरोधियों छवियों का अनुभव का जन्म दे रहा। एक तरफ संपन्नता तो दूसरी तरफ गरीबी की महासागर था। एक तरफ चमक दमक थी तो दूसरी तरफ धूल धक्कर थी। एक और अवसर था तो दूसरी ओर निराशा था। कहने का सीधा सा मतलब है दुर्गाचरण राय की तरह 19वीं सदी का भारत अगर देखने के लिए देखे तो हैरान में पड़ जाते थे। यहां पे विरोधी छवियों का अनुभव दे रहा था। अगर एक तरफ अगर संपन्नता देखते थे तो दूसरी तरफ एक गरीबी की लंबी कतार खड़ी है। एक तरफ दमदम एक तरीके से अगर देखे तो चमकता दमकता था तो दूसरी तरफ धूल धक्कर था। एक तरफ अवसर था भरपूर तो दूसरी तरफ निराशा थी एक लंबी सी। समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। एक तरीके से इमेज बनाइए। जितनी बातें आपको बोल रहा हूं ना, बस सोचिए कि अभी आप इतिहास देखिए। मैं अक्सर ऑनलाइन या ऑफलाइन में जब भी मैं क्लास लेता हूं, अपना ऑप्शनल भी और जीएस भी, तो हमेशा बच्चों को यही कहता हूं कि जिस वक्त की कहानी चल रही है, अभी मैं आपको 19वीं सदी की सुना रहा हूं, तो 21वीं सदी से बाहर निकलकर 19वीं सदी में आइए और हमारे साथ चलिए। कोलकाता में चलिए, दुर्गाचरण राय मार्केट देख रहे हैं, वहां की स्थिति क्या है, आप मेरे साथ चलिए तो मजा आने वाला। तभी इतिहास समझिएगा, वरना इतिहास आपके बस के बाहर की बात है। अगर इतिहास को बच्चों की तरह समझना है तो इतिहास को उसी इतिहास में जाके पढ़ना होगा, तभी इतिहास समझ में आएगा। और तब इतिहास इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि कहिएगा सुजीत सर बस ऑप्शनल इतिहास तैयारी करो पढ़ाने की। चलिए आते हैं, अब आगे चलते हैं। क्या शहर हमेशा ही ऐसे थे? एक क्वेश्चन है, क्या शहर पहले से भी ऐसे थे? यद्यपि शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत लंबी रही, लेकिन आधुनिक शहर का उदय का इतिहास 200 साल से ज्यादा पुराना नहीं था। औद्योगिक पूंजीवाद का उदय दुनिया में बहुत बड़े भाग में औपनिवेशिक शासन की स्थापना कर दिया। लोकतांत्रिक आदर्श के विकास और इन 3 ऐतिहासिक प्रक्रियाओं से आधुनिक शहरों की सकल सूरत तय किया। निर्णायक भूमिका। कहने का सीधा सा मतलब इस तरीके से अगर देखा जाए तो पहले हमारी स्थिति जो थी अच्छी थी, लेकिन जैसे औद्योगिकरण का विकास हुआ, इसके साथ साथ में औपनिवेशिक शासन का भी धीरे धीरे कदम या कहें तो पैर पसारना शुरू कर दिया। क्योंकि जैसे जैसे औद्योगिक का विकास होने लगा, औद्योगिकरण का, धीरे धीरे कच्चे माल की जरूरत पड़ने लगी और इंग्लैंड जो है पूरी दुनिया की तरफ देखना शुरू किया कि वो कौन सा दुनिया है, वो कौन सा देश है, वो कौन सा राज्य है जहां से कच्चे माल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम अपने देश को ला सकते हैं। और धीरे धीरे उपनिवेशिक सत्ता जो है वो पूरी दुनिया पे हावी होना शुरू हो गया। आइए शहर की विशेषता। आइए सबसे पहले इस बात का विचार करके, एक तरफ शहर तो दूसरी तरफ गांव कस्बा। कितना इंटरेस्टिंग कहानी चल रहा, मजा आ रहा होगा। एक तरफ शहर की बातें चलने वाली है और दूसरी तरफ अपने गांव की बातें चलने वाली है। और देखते हैं उस टाइम में 18वीं सदी में, आज से 300 साल पहले की कहानी चल रही है। उस कहानी में हम जो है पत्थर पे बैठ के बता रहे हैं, आप जमीन पे बैठे हुए हैं और कहानी का मजा ले रहे हैं। गांव और कस्बा के बीच में क्या फर्क था उसको देखते हैं कि उस टाइम का शहर कैसा था, उस टाइम का गांव के साथ। अभी तो आप देख ही रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी छोटे से गांव में, मान लीजिए बिहार शरीफ में ही है आप, तो बिहार शरीफ के किसी छोटे से गांव में है और अभी पटना में है, तो दोनों की स्थिति आप देख रहे हैं, तो दोनों अभी कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी में चलते हैं, 19वीं शताब्दी में देखते हैं उस समय का गांव कैसा, उस समय का शहर कैसा। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कैसे जनसंख्या बढ़ रही है, सारा चीज आज क्लियर कर देंगे। बड़ा बनेगा लेकिन जबरदस्त वीडियो बनेगा। निपुर और मोहनजोदड़ो जैसी शुरुआत कस्बे और शहर नदी घाटी के आसपास विकसित हुए और वे अपने समय के अन्य इंसानी बस्तियों या कहें तो आबादियों के बड़े थे। प्राचीन शहर केवल तभी बस सकते थे जब बहुत सारे लोग के लिए भी जो है भोजन का प्रबंध किया जा सके, जो खाद्य उत्पादन के अलावा अन्य काम करते थे। राजनीतिक सत्ता, प्रशासनिक नेटवर्क, व्यापार, उद्योग, धार्मिक संस्थान,
बौद्धिक गतिविधियों का केंद्र आमतौर पर शहरी होते थे। कहने का मतलब है कि अगर विकास करना, शहर का अगर विकास हुआ तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं जब तक गांव का विकास नहीं होगा, शहर का विकास नहीं होगा। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई, लोग जो है आत्मनिर्भर होते गए, खाद्यान्न के प्रति होते गई और धीरे धीरे स्थिति बदलना शुरू हो गई। इसके साथ साथ में राजनीतिक सत्ता, प्रशासनिक नेटवर्क, व्यापार, उद्योग, धर्म, बौद्धिक गतिविधियां भी धीरे धीरे क्या हुआ, इसके आगे निकलना शुरू हो गई। क्लियर हो रही, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आइए, शहरी इलाके कई तरह के हो सकते हैं। कहीं समय समय पर लगने वाले बाजार होते हैं तो कहीं अस्थाई बाजार होते हैं, तो दूसरी ओर एक छोटे कस्बे भी होते हैं जो बाजार के साथ साथ कानून, प्रशासन, धार्मिक गतिविधियों का केंद्र भी है। शहरों के आकार और जटिलता में बहुत फर्क होता है। राजनीतिक प्राधिकरण के केंद्र प्रायः शहरी होते हैं। वे दस्तकारों, व्यापारियों, धार्मिक अधिकारियों को भी प्रश्रय देते हैं। शहरी घनी आबादी वाले आधुनिक किस्म के महानगर भी हो सकते हैं, जहां से वे पूरे क्षेत्र में राजनीतिक और आर्थिक कामों को देखा जाता है, जिनकी आबादी बहुत बड़ी होती है। कहने का मतलब शहरी इलाके की तरह दो तरह के हो सकते हैं। कहीं पे क्या होता है, कहीं पे अगर देखते होंगे आज भी तो बाजार जो है एक फिक्स होता है कि अच्छा शुक्रवार को ये बाजार लगेगा, शुक्रवार को पूरा बाजार लगा होता है। आप दिल्ली में रह रहे हो या फिर प्रयागराज में रह रहे हो, पटना में रह रहे हो, यहां भी आप देखते होंगे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे क्या है, फिक्स दिन में बाजार लगता है, फिर वहां से बाजार हट जाता है। और कुछ बाजार ऐसा होता है जो परमानेंट रहता है, सालों, 2 साल, 10 साल, सदियों तक वहां पे बाजार रहता है। ये चीज देखने के लिए मिलता है। साथ साथ में बाजार के साथ कानून का प्रशासन हो या धार्मिक गतिविधियां हो, इनका भी केंद्र वहां पे मौजूद होता है। शहरों का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा। पहले गांव आया, पहले कस्बे, कस्बे से गांव में कन्वर्ट हुआ, गांव से शहर में कन्वर्ट हुआ, शहर से नगर में कन्वर्ट हुआ, नगर से अब धीरे धीरे महानगर की ओर बढ़ना शुरू हुआ। जहां से क्या होता है, आधुनिक किस्म के जो महानगर आए हैं, जहां से पूरी तरीके से राजनीतिक और आर्थिक कामों को जो है यहीं से देखा जाता है और पूरी आबादी यहीं से तय की जाती है। इस अध्याय में हम आधुनिक विश्व में शहरीकरण के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। अब आ गया असली मुद्दे पे कि सुजीत सर अब आप क्या पढ़ा रहे हैं। अब समझ में आया कि इसमें देखेंगे शहरीकरण कैसे हो रहा है, गांव शहर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका सब में काम देगा, चाहे वो पॉलिटी में, चाहे वो इकोनॉमी में। हिस्ट्री वही तो है, आपका सारे सब्जेक्ट में काम दे देगा। अगर अच्छे से हिस्ट्री समझ लिए तो फिर आपको पास करने से कोई नहीं रोकेगा। हिस्ट्री प्रीलिम्स का रिजल्ट रोकता है, हिस्ट्री मेंस का रिजल्ट रोकता है और हिस्ट्री ही इंटरव्यू में लेकर डूबता है। जिसका हिस्ट्री स्ट्रांग होगा उसका कहीं कोई समस्या नहीं होगा, फाइनल 1 डिजिट में रैंक लाके मजे लूट लेगा। ये यकीन के इसके साथ कहता हूं और रियलिटी कह रहा हूं, इंटरव्यू लिया हूं इसलिए बता रहा हूं। चलिए आते आगे चलते हैं। महानगरीय विकास के उदाहरण के तौर पर हम 2 आधुनिक शहर लंदन और बंबई का विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहां 2 चीज का करेंगे विस्तार, एक जो करेंगे ब्रिटिश है लंदन का, और दूसरा जो करेंगे मुंबई का। बेहतरीन तरीके से समझेंगे। लंदन दुनिया का सबसे बड़ा महानगर है, 19वीं सदी के साम्राज्यवाद केंद्र भी रहा है। साम्राज्यवाद का केंद्र जो था वो लंदन ही था। 19वीं सदी को देखे, जब औद्योगिकरण हुआ तो लोगों को कच्चा माल की जरूरत चाहिए था, तो यहीं से ब्रिटिश जो है पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैलना शुरू कर दिए। बंबई भारतीय महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक शहर है बंबई। आइए थोड़ा बड़ा कर देते ताकि मजा आ जाए देखने में। सॉरी गलती, ध्यान ही नहीं देते, क्या करें, पढ़ाने के चक्कर में कुछ कुछ चीजें छूट जाती है। आइए, इंग्लैंड में औद्योगिकरण और आधुनिक शहर का उदय कैसे हुआ थोड़ा सा समझ लेते हैं, मजा आ जाएगा। औद्योगिकरण ऑलरेडी समझा दिए। यहां पे आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा असर जो है डाला है। इसके बावजूद 1850 के दशक तक, यानी कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने के कई दशक बाद भी ज्यादातर पश्चिमी शहर मोटे तौर पर ग्रामीण किस्म के शहरी थे। लीड्स, मैनचेस्टर जैसे प्रारंभिक औद्योगिक शहर 18वीं सदी के आखिरी में स्थापित हुई है, 18वीं सदी के आखिरी समय में, और कपड़ों मिल के कारण प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या में आकर्षित कर रहे थे। 1851 में मैनचेस्टर में रहने वाले जो है 3/4 से ज्यादा लोग ग्रामीण इलाकों में आए प्रवासी मजदूर थे। धीरे धीरे स्थिति बदलना शुरू हुई। अब जो है गांव शहर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता। 1800 जब तक औद्योगिकरण हुआ था उसके बाद से भी शहर में उतना परिवर्तन नहीं आया। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि औद्योगिकरण हुआ, जरूरत था, क्योंकि जनसंख्या रोकने की जरूरत नहीं थी। मांग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी, पूर्ति हो नहीं पा रही थी, तो औद्योगिकरण जरूरी था। लेकिन औद्योगिकरण में एक सबसे बड़ा जो हमने अगर निगेटिव देखें तो इसमें सबसे बड़ी बात थी पर्यावरण।
पर्यावरण पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा था, इस पे किसी की नजर नहीं जा रही थी। और धीरे धीरे जो गांव थे वो धीरे धीरे शहरों में कन्वर्ट हो रहे थे। तो गांव अगर शहरों में कन्वर्ट होगा तो उससे क्या होगा, एक तो पहले प्रदूषण बढ़ेगा, दूसरा पेड़ पौधे कटाए जाएंगे। तो हर तरीके की चीज को समझिए। अगर लीड्स और मैनचेस्टर जैसे प्रारंभिक औद्योगिक शहर की बात करते हैं तो 18वीं शताब्दी के आखिरी में हुआ, लेकिन वहां पे जो है कपड़ा मिल के कारण धीरे धीरे प्रवासी मजदूर जो है आना शुरू हुए और धीरे धीरे यहां भी रहने वाले 1/4 लोग जो थे ग्रामीण इलाका से ही आए थे। आइए जरा लंदन को देखते हैं। 1750 का टाइमिंग देख रहे हैं। इंग्लैंड और वेल्स के हर 9 में से एक आदमी लंदन में रहता था, हर 9 में से एक आदमी। और यह महाकाय शहर था जिसकी आबादी 6,75,000 तक पहुंच चुकी थी उस टाइम में। सोचिए 1750, 18वीं सदी की बात कर रहा हूं, 18वीं सदी के मध्य की बात कर रहा हूं, 18वीं सदी के उत्तरार्ध की बात कर रहा हूं। बात सब इक्वल या सेंटेंस का ध्यान रखिएगा, पहुंच चुकी थी। 19वीं शताब्दी में लंदन इसी तरीके से फैलता रहा। 1810 से लेकर 1880 के बीच में 70 सालों में इसकी आबादी 10 लाख से बढ़ के 40 लाख यानी कि करीब करीब 4 गुना हो गई। देखिए जनसंख्या किस तरीके से बढ़ी है सिर्फ 70 साल में। 1810 से लेके 1880 के बीच में 70 साल में इसकी आबादी 10 लाख से सीधे बढ़ के जो है 40 लाख हो गई, 4 गुना बढ़ गई। इस तरीके से आबादी बढ़ती जा रही थी। आइए चलिए, हालांकि लंदन में विशाल कारखाने नहीं थे, फिर भी प्रवासी आबादी जो है चुंबक की तरह जो है खींची चली आ रही थी। गोरेथ स्टेडमैन जोन्स के शब्दों में 19वीं शताब्दी में लंदन क्लर्कों, दुकानदारों, छोटे पेशेवरों, निपुण कारीगरों, कुशल शारीरिक श्रम करने वाले आबादी बढ़ती गई। सिपाही, नौकरों, दिहाड़ी मजदूरों, फेरी वाले, भिखारी वाले शहर का शहर था। लंदन की गोदी के अलावे जो था मुख्य रूप से 5 तरह के बड़े उद्योग बहुत सारे लोगों को काम मिला हुआ था। ये उद्योग थे परिधान या फिर जूता उद्योग था, लकड़ी का उद्योग था, फर्नीचर का उद्योग था, आधुनिक इंजीनियरिंग उद्योग था, छपाई स्टेशनरी का था, शल्क चिकित्सा का था, घड़ी जैसे सटीक मापने वाले उत्पादों का था, जिसकी वजह से लंदन में दिन प्रतिदिन जो है जनसंख्या बढ़ती हुई जा रही थी। पहले प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, याद है ना। अगर प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 हुआ है और अगर आप मुझे सुनते हैं और दिल से हमारी बात मानते हैं तो बस मुझे यह बता दीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। कमेंट कीजिए ताकि मजा आ जाए। जो बात बोलता हूं कमेंट करने का कोशिश कीजिए, कहीं से कीजिए तो सही। इस दौरान लंदन में मोटर कार और बिजली के उपकरण का भी उत्पादन होने लगा और इसी टाइम में प्रथम विश्व युद्ध के बाद यहां पे मोटर कार और बिजली का उत्पादन होने लगा। अब एक चीज तो समझ में आ गया कि सुजीत सर अगर मोटर कार और बिजली का उत्पादन होगा तो इसका मतलब है पर्यावरण की फिर दुर्दशा होगा। कहने वाली बात है, होना ही होना है, शुरुआत हो जाएगी। लेकिन काम तो मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ में पर्यावरण का ह्रास भी होना शुरू होगा। 3/4 नौकरी इन कारखानों से सिमट गई आके। आइए अब देखते हैं हाशिए के समूह। जैसे जैसे लंदन बढ़ रहा था वहां अपराध भी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ने लग गया। कहते हैं 1870 के दशक में लंदन में कम से कम 20,000 अपराधी रहते थे। 20,000 1870 में। इस दौरान में आपराधिक गतिविधियों के बारे में हम काफी कुछ जानते हैं। एकदम उस टाइम का सीन को समझिए। ऐसे जनसंख्या बढ़ रहा है, जब जनसंख्या बढ़ रहा है तो वहां पर आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ रही है। अब क्योंकि उस समय अपराध व्यापक चिंता और बेचैनी का कारण बन चुका था। पुलिस कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित थी, परोपकारी समाज की नैतिकता को लेकर बेचैन थे, उद्योगपति, परिश्रमी, अनुशासित मजदूर वर्ग चाहते थे। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपराधियों की गिनती की गई और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी और उनकी जिंदगी के तौर तरीके की जांच करनी थी। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ते गई, प्रोग्रेस होते गए, लेकिन पीछे से एक निगेटिव चीज जो थी, अपराधियों की भी संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। 19वीं सदी के मध्य तक हेनरी मेहू, ध्यान रखिएगा, हेनरी मेहू ने लंदन के मजदूरों पर कई किताब लिखी। लंदन के जो मजदूर थे उन पे बहुत सारे किताब जो थे वो लिखी गई। उन्होंने ऐसे लोगों की एक लंबी सूची बनाई जो अपराधों से ही अपनी जीविका चलाते थे। बहुत ऐसे, आज भी अगर देखिएगा तो समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपराध से ही अपनी जीविका को चलाते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं।
अपराध से ही करके चलाते हैं, ऐसे भी लोग आज भी हैं। क्या इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा? सोचिए 1870 की कहानी कर रहा हूं और आज 21वीं सदी है, आज भी यही कहानी हो रहा है। यही तो इतिहास। अपराधियों की इस सूची को दर्ज करके बहुत सारे लोग भी थे जो मकान की छतों के शीशा चुरा लेते थे, दुकान के खाने की चीज उठा लेते थे, कोयले के ढेर को उठा लेते थे, बाड़ों में सूखे हुए कपड़े को उठा लेते थे। दूसरे के ऐसे अपराधी भी थे जो धंधे में माहिर थे, जिन्होंने अपराधी की पूरी सफाई अंजाम दिया और लंदन के सड़कों पर ठगो जालसाजी करतब भरमार रहता था। जनता अनुशासित रहने के बाद भी अगर इसको आज के डेट में जोड़े तो कैसा लगेगा? अगर आज भी देखें तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो क्या काम करते हैं, आपके छत पे रखी हुई सामान चुरा लेंगे, दुकान में खाने पीने की चीजें वो लेके भाग जाएंगे। कोयला जो है अगर चल रही है ट्रेन से तो कहीं पे थोड़ा सा भी ट्रेन रुकी तो वहां से वो कोयले निकालते। आज की कहानी कर रहा हूं। इसके साथ साथ क्या है, आज जिस तरीके से कोरोना आया हुआ है, आज मोबाइल आप घर निकाल के नहीं चल सकते हैं, चाहे किसी भी साइड से, लेफ्ट या राइट, कान में मत लगाइए, कहीं से भी आपका मोबाइल छीना जा सकता है। कहीं से भी सामने छीना झपटी हो रही थी, चोरी हो रही थी, पॉकेट मारी हो रही थी। आज की कहानी भी आपको यही लगेगा सुजीत सर ये 18वीं सदी की 17वीं शताब्दी की कहानी क्या बता रहे हो? लग तो रहा है 21वीं सदी की कहानी आप सुना रहे हो। तो क्या अंतर क्या है? बस थोड़ा सा मतलब क्या समय का बदलाव है। इंसान वही है, काम वही है, बस वक्त बदल गया है। उस टाइम जो था 1870 की कहानी थी और ये टाइम जो है 21वीं सदी की कहानी है, 2020 की कहानी, 2021 की कहानी है। क्लियर हो गई ना? आइए अब चलते हैं 18वीं सदी के आखिरी में 19वीं सदी की शुरुआत दशक में फैक्ट्रियों में बहुत सारी औरतें भी काम करती थी। अब औरतें बहुत सारी काम करना शुरू हुई। जैसे जैसे तकनीक में सुधार आया, कारखानों में औरतों की नौकरियां छिनने लगी, घरेलू कामों में सिमट कर रह गई। 1861 एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब धीरे धीरे औरतें भी काम आना शुरू होगी, अब कंपनी में लगना शुरू हो गई। लेकिन समस्या यह हुआ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते गई, औरतों का काम धीरे धीरे घटते गया। वो जो है अगर देखा जाए तो घरेलू काम में एक सिमट के रह गया। 1861 की जनगणना से पता चलता है। अब मुझे एक कमेंट कीजिए कि 1861 की जनगणना जब हो रही थी इंडिया में, तो मुझे यह बस बता दीजिए कि उस टाइम का वायसराय कौन था? बस वायसराय मुझे बता दीजिए। लंदन में लगभग 2.5 लाख घरेलू नौकर हैं। इनमें औरतों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उनमें से अधिकांश हाल ही के शहरों से आई थी। बहुत सारे औरतें परिवार की आय बढ़ाने के लिए अपने मकान का इस्तेमाल करती थी और वे किसी को भी, आज भी देखते हैं किराया। एक चीज मैं बता दूं, 1861 में जो जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के अंतर्गत हुई थी, ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड रिपन के टाइम आते आते, ध्यान रखिएगा, लीटन नहीं रिपन, और बताएंगे भी, टेंशन मत लीजिए। लॉर्ड रिपन के टाइम में आते आते हर 10 साल में जो है जनसंख्या जो है जनगणना जो है कंटिन्यू करवाया गया था, तो याद रखिएगा। लेकिन फिर भी कमेंट कीजिए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अब आज के डेट में आप देख लीजिए, अगर पटना में आप पढ़ रहे हैं तो क्या पटना में जैसे ही आते तो बहुत सारे लोग का जो जीविका पार्जन होता है वो अपने घर पे ही होता है। किराया लगा के उसी किराए के पैसे से उनकी जिंदगी चलती, उनका परिवार चलता है, उनका भरण पोषण होता है। अब धीरे धीरे जो है बढ़ना शुरू हुआ, भाड़े पर रख लेते थे, घर के में रहकर सिलाई बुनाई, कपड़े धोने का, माचिस बनाने का काम भी धीरे धीरे करना शुरू कर दिए, छोटे छोटे काम करना शुरू कर दिए। बहुत सारे बच्चों को मामूली वेतन पर कामों में भेजा जाने लगा। अब लगा कि भाई खाना जरूरत है। आज भी अगर गांव में चल जाइएगा तो जो बच्चे होते हैं, आज हम लोग नहीं हैं, अच्छे परिवार से हैं, संपन्न परिवार से हैं, तो हमें पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर भेज दिया जाता है। लेकिन अगर आप ही अपने पड़ोसी में गाँव से अगर निकल के आए तो आज भी देखिएगा वो जो है टायर के दुकान में है, पेंचर बना रहा, कोई जो है किसी के घर में नौकर का काम कर रहा, कोई जो है खेतों में काम कर रहा, वहां से क्या है जीविकोपार्जन का साधन कर रहा। यहां भी बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से काम में लगे हुए। बहुधा उनके मां बाप उन्हें काम पर भेजते थे। 1880, ध्यान रखिएगा, 1880 के दशक में द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन नामक पुस्तक लिखने वाले पादरी एंड्रयू म्यूनियर्स ने इस बात पर रोशनी डाली कि लंदन में अल्प वेतन कारखाने में मजदूरों की करने के बजाय जो है अपराध ही ज्यादा फायदेमंद क्यों है। मतलब क्या मजदूरी करने से बेहतर अपराधी। आज भी क्या है, जो लोग मेहनत मजदूरी से खून पसीने से पैसे कमाते हैं और जो अपराध के अपराध को संज्ञान देकर कार्य करते हैं कमाना, तो वो क्या है आसानी से कर लेते हैं। डर अलग बात है, ज्यादा होता है, लेकिन आसानी से कर लेते हैं। तो वही चीज बोलते हैं क्यों फायदेमंद ऐसा है। माना जाता है कि 7 साल का एक बच्चा चोरी चकारी करके हर हफ्ते आराम से 10 शिलिंग 6 पेंस कमा लेता है, हर बच्चा।
अगर इस उम्र में कोई लड़का उस चोर के बराबर कमाना चाहे तो उसके लिए उसे हफ्ते में माचिस के 56 डिब्बे यानी रोजाना 1296 माचिस बनाने पड़ेगी रोजाना। और जो संभव नहीं है, 1870 के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून 1902 में लागू किए गए फैक्ट्री कानून के बाद बच्चों को औद्योगिक कामों से बाहर रखने की व्यवस्था लागू कर दी। अब एक चीज आ गया कि जो प्रथम औद्योगिकरण कानून लाया गया वो कौन से गवर्नर के टाइम में लाया गया, वायसराय के टाइम में लाया गया, जरा कमेंट करके मुझे बताइए तो मैं जानूं। दूसरा छोड़ दीजिए, बस पहला मुझे बता दीजिए आप। पहला बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको सोचिएगा। अब धीरे धीरे जो है ये लागू किया गया ताकि बच्चे को भी रखा जाए। आज भी क्या है, हमारे घरों में बच्चे जो होते हैं, आप ही अगर अपनी चाची जी को देखें, स्पेशली देखिए तो क्या है, आप अपने बच्चे को सिखाते हैं जाओ उससे ऐसे बात करो, जाओ उससे ऐसे बात करो। कहीं से चोरी करके ले आया तो उसको आसानी से छुपा कर रख लेते हैं और फिर धीरे धीरे बच्चे को क्या होता है, आदत लग जाता है और बच्चा फिर चोरी करना शुरू कर देता है। एक दिन दुनिया को चोरी करता है और एक वक्त ऐसा आता है जब आपको ही चोरी कर लेता है और तब उस समय आपको रोना पड़ता। तो सचेत रहिए, सतर्क रहिए, अपने बच्चे को अच्छी ज्ञान दीजिए। चलिए अब आते हैं आवास में। औद्योगिक क्रांति के बाद लोग बड़ी संख्या में शहरों की तरफ रुख करने लगे। अब धीरे धीरे लोगों को जो है जीविकोपार्जन की जो सबसे अच्छी व्यवस्था देखी वो शहरों की तरफ। 21वीं सदी में जोड़िए ना, आप 21वीं सदी में बैठ के मेरी भाषण सुनिए, आपको लगेगा साक्षात यही हो रहा। आज कोई भी लोग जो है, कोई भी इंसान जो है गांव में रहना नहीं चाहता, कोई भी गांव में काम करना नहीं चाहता, सबको शहर की तरफ भागता, 2 पैसे के लिए शहर की तरफ रुख कर रहा। लंदन जैसे पुराने शहर नाटकीय रूप से बदलने लगे। फैक्ट्री, वर्कशॉप मालिक, प्रवासी कामगार रहने की जगह नहीं देते थे। फलस्वरूप जिनके पास जमीन थी उन्हें अन्य लोगों के नवागंतुकों के लिए रास्ते और समान असुरक्षित टेंटमेंट्स, ध्यान रखिएगा, टेनेमेंटस बनाने लग गए थे। अब आते हैं थोड़ा सा समझते कि क्या है टेनेमेंटस। जो है काम चलाऊ और अक्सर अपार्टमेंट मकान, ध्यान रखिएगा, अक्सर अपार्टमेंट मकान, ऐसे मकान बड़े शहरों में जो है अगर देखा जाए, अगर सही तरीके से टेनेमेंट्स को बताओ तो काम चलाऊ और अक्सर बेहिसाब भीड़ वाले अपार्टमेंट मकान, ऐसे मकान बड़े शहरों में गरीब इलाके में ज्यादा पाए जाते थे। इसी को कहते थे टेनेमेंटस। काम चलाऊ होता है, बड़े भीड़ भाले वाले अपार्टमेंट का मकान होता था। ये देखिए थोड़ा सा, अब आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको, हाँ, यूं तो गांव में गरीबी खूब थी, शहरों में तो बहुत घनी साफ साफ दिखाई दे रही थी। 1887 के लिवरपूल में एक जलपोत जो है मालिक चार्ल्स ब्रूथ, लंदन के ईस्ट इंडिया एंड पूर्वी छोर पर लंदन के अल्पशुल्क मजदूरों की पहली सामाजिक सर्वेक्षण किया गया। यहां पाया गया कि लंदन में कम से कम 10 लाख, लंदन की आबादी का लगभग 5वां हिस्सा लोग बहुत ही गरीब हैं और इनकी औसत उम्र 29 साल से ज्यादा नहीं है, बहुत गरीब है। संपन्न वर्ग और मध्यवर्गीय वर्ग औसत उम्र जो था 55 साल का था। बूथ में पाया गया कि मजदूरी, किसी वर्कशॉप, अस्पताल या पागल खाने में मरने की संभावना ज्यादा है। चार्ल्स बूथ ने अपने सर्वे में निष्कर्ष निकाला कि लंदन को अपने निर्धनता नागरिकों को बसाने के लिए कम से कम 4 लाख जो है कमरे और बनवाने होंगे, तभी ये निर्धनता जा सकती। कुछ समय तक शहर में खाते पीते बसिंदों यही मांग करते रहे। झोपड़पट्टियों को साफ कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे लोग जो है इस बात को समझने लगे कि शहर की गरीबी के लिए आवास का इंतजाम करना जरूरी है। इस बढ़ती चिंता का कारण थे, इस बात तो यही था कि गरीबी के एक कमरे वाले मकान को जो है जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरा माना जाने लगा था। इन मकान के में भीड़ रहती थी, वहां हवा निकासी इंतजाम नहीं था, साफ सफाई सुविधा। अगर इसको देखा जाए तो आज भी अगर देखिएगा शहरों में क्या होता है, 10-12 लोग एक साथ जाते हैं शहर में काम करने के लिए, एक कमरा ले लेते हैं और उसी में सारे लोग जो है रहते हैं और अपने अपने हिसाब से वहां पे वो किराया दे देते हैं। क्लियर है? वही चीज जो है यहां भी आपको देखने के लिए मिलेगा। 1917 के रूसी क्रांति के बाद यह डर काफी बढ़ गया कि लंदन में गरीबी कहीं विद्रोह ना कर डाले। इस आशंका को निपटने के लिए मजदूरों के लिए आवासीय योजना शुरू की 1917 में। जब रूसी क्रांति हुई, रूसी क्रांति भी हमने आपको बता दिया था, रूसी क्रांति लेनिन के नेतृत्व में होगा,
ठीक है ना, यहीं से पूंजीवाद का उदय होगा, बड़ा बेहतरीन तरीके से पढ़ाएं, आपको घबराइए नहीं, फिर आपको हम पढ़ाएंगे, यहीं से शुरू हुआ। अब यहां पे लंदन को थोड़ा सा, लंदन में ब्रिटिश को थोड़ा सा डर होने लगा, ऐसा नहीं हो जाए कि ये गरीबी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है ब्रिटेन में, कहीं ऐसा ना हो विद्रोह कर दे, और जब विद्रोह कर देगा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो है रूसी क्रांति शुरू हो गई, तो उससे और काफी हद तक डर होना शुरू हो गया। लंदन की सफाई, अब थोड़ा सा साफ सफाई पे चलते हैं, मजा आएगा। आइए, एक सेकेंड थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। चलिए, अगर लोगों को उपनगरीय बस्तियों से शहर तक लाने के लिए सहायता की सुविधा नहीं है तो भला लोगों को शहर छोड़कर उपनगरीय गार्डन आबादी में जाकर रहने के लिए कैसे तैयार किया जा सकता था? लंदन के भूमिगत रेलवे ने आवास की समस्या को एक हद तक हल कर दिया गया था, जिसके जरिए भारी संख्या में लोग जो है शहर के भीतर बाहर आ जा सकते थे। भूमिगत रेलवे, मेट्रो ट्रेन जो है हद तक वहां की स्थितियों को सुधारना शुरू कर दिया था। दुनिया के सबसे पहले भूमिगत रेल, एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे पहले भूमिगत रेल का पहले खंड का उद्घाटन 10 जनवरी 1863, ध्यान रखिएगा 1863 को किया गया, और यह लाइन लंदन के पेंडिगटन से फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच में स्थित था। पहले दिन 10,000 यात्री इस रेल से यात्रा किए थे 1863, और 1853, थोड़ा सा यहां पे बताते, डलहौजी के टाइम में पहला रेलवे जो है इसकी शुरुआत भारत में की गई। और सोचिए 10 साल के बाद ही यहां लंदन में जो है मेट्रो रेल चलना शुरू हो गई। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, इस लाइन पर हर 10 मिनट में अगली जो है गाड़ी आ रही थी, हर 10 मिनट में एक गाड़ी आ रही थी। 1880 तक भूमिगत नेटवर्क का विस्तार हुआ। अब आप आसानी से मेट्रो को समझ सकते हैं, चाहे वो दिल्ली मेट्रो, अब तो धीरे धीरे मेट्रो धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ। सबसे पहला मेट्रो जो था कोलकाता में था, अब तो धीरे धीरे सब जगह होने लगा। यानी कि अगर देखा जाए तो 1880 तक भूमिगत रेलवे नेटवर्क का विस्तार हो चुका था, 1880 में ही। अब उसमें सालाना 4 करोड़ लोग यात्री जो है यात्रा करने लगे थे। शुरू में भूमिगत यात्रा की कल्पना से लोग डरते थे, इस बारे में अखबार के एक पाठक ने इन शब्दों की चेतावनी भी दी थी। अब देखिए, मैं जिस डिब्बे में बैठा था वहां पाइप पीते मुसाफिरों से भरा हुआ था। डिब्बे का माहौल सल्फर, कोयले की धूल और ऊपर से लगी गैस के लैंप से निकलती गंध से अटा हुआ था। हालत यह थी कि जब मुरगेट स्टेशन पहुंचे तब वहां अश्वारोधन और गर्मी के कारण अधमरा हो चुका था। मेरा मानना है कि भूमिगत रेल गाड़ियों को फौरन बंद कर दिया जाना चाहिए, और यह स्वास्थ्य के लिए भयानक खतरनाक है। ऐसे भी आप दिल्ली मेट्रो में गए होंगे तो ऐसा लगता, पहली बार जब हम भी गए थे हमको लगता था कैसे रहेगा, कैसे वहां ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन पता चला कि जो खुली आसमान में सांस लेते हैं उससे बेहतरीन जो है नीचे पूरा एसी लगा हुआ, पूरा हर तरीके की सुविधा जो है आसानी से यहां पे मिल जाती है। चलिए, आइए, शहर का सामाजिक बदलाव, जो जरूरत है उसी चीज को पढ़ाया जाए, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है ना। मुझे जो जरूरत लगेगा मैं आपको बताते चलूंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। आइए, चलिए, शहर का सामाजिक बदलाव, समाज में कैसे बदलाव हुआ उसको थोड़ा सा देखते हैं। 18वीं सदी में परिवार उत्पादन उपभोग के साथ साथ राजनीतिक निर्णय के लिहाजा से एक महत्वपूर्ण इकाई था। औद्योगिक शहर जीवन के रूप रंग परिवार के उपादेय के स्वरूप को पूरी तरीके से बदल डाला। परिवार के सदस्य के बीच अब तक जो बंधन थे वे ढीले पड़ने लगे थे। मजदूर वर्ग विवाह संस्था टूटने के कगार पर पहुंच गई। दूसरी ओर ब्रिटेन के उच्च मध्य वर्गीय अकेलापन महसूस करने लगा और नौकरियों में, कहने का मतलब जिस तरीके से समाज में बदलाव हुआ, उद्योगीकरण, अब धीरे धीरे जो संयुक्त परिवार था वो एकल परिवार में कन्वर्ट होने लगा। कहने का मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताता हूं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए, ये शब्द से बेहतर है जो ये शब्द मैं नहीं यूज। अब धीरे धीरे लोगों का क्या हुआ,
मानसिकता बदलने लगा। लोगों जो है अब पूरे तरीके से एकाग्र जीवन जीना पसंद करने लगे, एकांतवास में रहना शुरू कर दिया। अपने परिवार को लेके अपने माँ बाप को छोड़ के निकल रहे थे, गांव से शहर की ओर चल रहे थे, जिससे यहां पे एक और जो है वीरान पड़ते जा रहा। परिवार के सदस्य का जो बंधन होता था परिवार के साथ में, जैसे आपका बंधन है, मेरा बंधन है परिवार से, धीरे धीरे टूटने की कगार पे चलने लगा। मध्य वर्ग जो है अकेला महसूस करने लग गया कि अब तो उसका कोई भी नहीं है। नौकरियों के आ जाने से जिंदगी काफी आसान तो हो गई, लेकिन नौकरियां बहुत मामूली वेतन पर घर में खाना बनाती थी। अगर देखा जाए तो बहुत मामूली वेतन पे स्थितियां और दिन प्रतिदिन जो है खराब होना शुरू हो गई थी। शहर में मर्द, औरत और परिवार, आइए थोड़ा सा देखते कि शहर में मर्द, औरत और परिवार, इसमें कोई संदेश नहीं था कि शहर पुरुष महिलाओं दोनों में व्यक्तिवाद की एक नई भावना पैदा कर रहा था। वे सामूहिक मूल्य मान्यताओं से दूर जाने लगे थे, जो कि छोटे ग्रामीण समुदाय की खासियत थी। परंतु इस नई शहर परिधि में पुरुष और महिलाओं की पहुंच एक समान नहीं थी। जैसे जैसे औरतों के औद्योगिक रोजगार खत्म होने लगे और रूढ़िवादिता तत्व सार्वजनिक स्थानों पर उनकी उपस्थितियों के बारे में अपना असंतोष व्यक्त करने लगे, औरतों के पास वापस अपने घर में लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। धीरे धीरे औरतों की स्थिति खराब होना शुरू हो गई। अब औरतों को उस तरीके से रिस्पेक्ट दिया नहीं जा रहा था। औरतों को एक तरीके से रूढ़िवादी सोच जो है धीरे धीरे उसके रोजगार को उनसे दूर करता चला गया और मजबूरी में उनको घर लौटने के सिवाय दूसरा कोई भी रास्ता नहीं था। 19वीं शताब्दी में ज्यादातर आंदोलन जैसे चार्टिड सभी वयस्क पुरुषों के लिए मताधिकार के पक्ष में चलाया गया आंदोलन था, जो कि चार्टिज्म था। इसको जो है सभी वयस्क पुरुषों के लिए भाई मताधिकार का हक दिया जाए। 10 घंटे का आंदोलन, कारखानों में काम करने में निश्चित करने के लिए एक आंदोलन हुआ था। 10 घंटे का आंदोलन जिसमें कारखाना में होता था। ये चीजें को पकड़िए तब आपको मजा आएगा। अच्छा 10 घंटे का आंदोलन किसमें था? ऑप्शन दे देगा। अब आप पूरी दुनिया का किताब ढूंढते रहिए और पता चला एनसीईआरटी में आंसर लिखा हुआ है। 10 घंटे का आंदोलन जो हुआ था वो कारखाना में हुआ था और आप पूरी दुनिया में घूमते रहिए। चार्टिज्म पता ही नहीं है। पुरुषों के लिए मताधिकार दिया गया था, ऑप्शन दे दिया, पुरुषों के लिए मताधिकार दे दिया गया कि उद्योग में विकास के लिए दे दिया गया, लोगों की संख्या को कम करने की जनगणना कर दिया गया। पता नहीं ऑप्शन दे देगा, आप घूमते रह जाइएगा, आपको आंसर तक मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में थोड़ा सा जागरूक रहिए। औरतों के मताधिकार आंदोलन या फिर विवाहित औरतों के लिए संपत्ति का अधिकार आदि आंदोलन के माध्यम से महिलाएं काफी समय बाद जाकर 1870 के दशक में राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो पाई। उसके बाद राजनीतिक गतिविधियां जो है उसमें महिलाएं में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू कर दिए। आइए 20वीं शताब्दी तक शहरी परिवार एक बार फिर से बदलने लगा। इसके पीछे आंशिक रूप से युद्ध के दौरान औरतों के बहुमूल्य योगदान भी हाथ रहा। दुनिया तब बदलना शुरू हुई जब युद्ध हुआ। युद्ध में महिलाएं भी कंधे से कंधे मिलाकर लड़ना शुरू हो गई। अब धीरे धीरे लोगों का सोच बदलना शुरू हो गया। औरतों के प्रति जिस तरीके से उनकी मानसिकता थी वो मानसिकता में धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब परिवार वस्तुएं, सेवाओं तथा विचारों को एक नए बाजार का केंद्र बिंदु बन चुका था। यदि नए औद्योगिक शहर की सामूहिक श्रम के नए अवसर उपलब्ध कराए जाए तो रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में आमोद प्रमोद का मनोरंजन की समस्या खड़ा कर दी। 2 लोगों के मनोरंजन करने का मिला उनमें इस प्रकार का प्रयोग। अब धीरे धीरे लोग जो है मनोरंजन, एंटरटेनमेंट करने का भी है। आप भी है कंटिन्यू पढ़ाते तो हमें भी लगता है एक दिन की छुट्टी, जैसे आज पूरी संस्था में पूरे क्लास को बंद कर दिए, सारा क्लास बंद है कि भाई आज जो है पूरी तरीके से लीव पे है। तो एक दिन जो है वीक में ऐसा छुट्टी होना चाहिए जिसमें क्या है रिलैक्स कर सके, इंटरटेनमेंट कर सके, मनोरंजन एवं उपभोग। जो अमीर ब्रिटिश वासियों थे बहुत पहले ही लंदन सीजन की परंपरा चले। 18वीं सदी के आखिरी दशक में 300 से 400 सम्राट परिवार जो है ओपेरा, रंगमंच, शास्त्रीय संगीत, कई प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन कराते थे। और इसमें क्या होता, इस मौके पर जो होता था सभी लोग एक दूसरे को आदान प्रदान जो है सांस्कृतिक आयोजन करवा के किया जाता था। धीरे धीरे आम लोग भी इसमें क्या हो रहा था, मन बहलावे के तरीके धीरे धीरे निकालना शुरू किए, क्योंकि इंटरटेनमेंट करना था। एक दिन ऐसा होना चाहिए जिससे क्या है अपने मन को आसानी से बहला दिया जा सकता था। आई ब्रिटिश औद्योगिक मजदूर को छुट्टी के दिनों में समुद्र किनारे जाने की सलाह दी जाती थी।
जो मजदूर होते थे छुट्टी के दिनों में समुद्र के किनारे भेज दिया जाता था, जिससे वो खुली धूप और स्वच्छ हवा में आनंद ले सके। 1883 में ब्लैकपूल स्थित समुद्र तट पर सैर सपाटा करने वाले लोगों की संख्या 10 लाख से ज्यादा थी और 1939 तक 70 लाख से ऊपर हो चुकी थी। सोचिए, 1863 में 83 में 10 लाख थी और 1939 आते आते जो है यहां पे 70 लाख हो गई थी। आइए, शहर में राजनीति किस तरीके से, इसको थोड़ा सा समझते हैं। 1886 में कड़ाके की सर्दी के दिनों में 4 दीवारी के बाहर काम करना असंभव हो गया था। कड़ाके की ठंड थी। लंदन के गरीब दंगों पे उतारू हो गए थे। जो गरीब थे वो दंगों पे उतारू, तो उनकी मांग थी कि उन्हें भयानक गरीबी से आजादी दिलाई जाए। डेप्टफोर्ड से लंदन की ओर बढ़े चले आ रहे थे। 10,000 लोगों की भीड़ में से भयभीत दुकानदार ने अपनी दुकानें बंद कर दी। जुलूस ने तितर बितर करने के लिए पुलिस बुलाई गई। इसी दंगे में 1887 के आखिरी महीने में हुआ था। इस बार पुलिस ने ज्यादा सख्ती दिखाई और इस पुलिस कार्रवाई को नवंबर 1887 में खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। मतलब क्या है, इस तरीके से गरीबी हो गई थी। करीब करीब उस कड़कड़ाती ठंड में 10,000 लोग जो है एक साथ सड़कों पे आना शुरू कर दिए। इसको देख के जितने दुकानदार थे सब अपने अपने दुकान बंद कर दिए। पुलिस बुलाया गया। जार शासक थे, ये रूस की कहानी थी, रूस में हुआ है, वहां पे बुलाया गया। लेकिन वहां पे जो है इस बार जो सबसे ज्यादा सख्ती दिखाई यहां पे पुलिस ने दिखाई और यही नवंबर 1887, एकदम याद रखिए 1887, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग से रूस की क्रांति जब पढ़ाएंगे और इंटरेस्टिंग से पढ़ाएंगे। बस हल्का हल्का मोटा मोटी जानकारी ले लीजिए, उसके बाद तो हम पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। आपको देखिएगा लगेगा सुजीत सर जो चीज आप पढ़ा रहे सब तो कभी कभी पढ़ा हुआ है, सब एनसीईआरटी का ही है। थोड़ा वहां पे जाकर डिटेल हो जाता है। बस यहां पे एक बार फाउंडेशन तो स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। 2 साल बाद लंदन में हजारों गोदी कामगारों के जो है हड़ताल कर दी और शहरों भर में जुलूस निकाले। एक लेखक के अनुसार हजारों हड़तालियों शहर के बाहर जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन ना तो किसी के जेब कटी और ना ही खिड़की टूटी। 12 दिन तक चली इस हड़ताल में मजदूरों की मांग थी कि गोदा कामगारों का यूनियन की मान्यता दी जाए और इनकी अच्छे तरीके से जो अपनी मांग थी उस मांग को जो है रखा गया। और इसके लिए जो है खतरा तो था, लेकिन समस्याएं धीरे धीरे ये लोग मानने के लिए तैयार हो गए थे। औपनिवेशिक भारत के शहर, अब आते हैं अपने इंडिया में लौट के। औपनिवेशिक भारत के शहर थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको मजा आ जाए, क्योंकि यहां पे अब जो है सब चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं कर सकते। भारत रहे विश्व रहे उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें सब हमें पढ़ना है और छोड़ना कुछ भी नहीं है। चलिए, पश्चिमी यूरोपीय शहर के विपरीत 19वीं सदी में हमारे शहर इतनी तेजी से नहीं फैले जितनी तरीके से तेजी से जो है ब्रिटेन फैला। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में शहरीकरण की रफ्तार धीमी हो रही थी। जिस तरीके से ब्रिटिश हम पे हावी हो रहे थे उस तरीके से शहरीकरण तेजी से नहीं हो रहा था। 20वीं सदी की शुरुआत में हमारे देश में केवल 11% लोग शहर में रहते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में, 20वीं सदी का सीधा सा मतलब क्या हुआ, 1900 से, यही ना है, 1900 से लेके 1999 तक, यहां से लेके यहां तक, इसके बीच में जो है जो अगर देखा जाए तो 11% लोग ही शहर में रहते थे। इस शहर की आबादी बहुत अधिक 3 विशाल प्रेसिडेंसी शहरों में रहती थी। ये जो शहर की आबादी 3 प्रेसिडेंसी शहरों में रहती है। अब 3 प्रेसिडेंसी अगर है तो यहां पे थोड़ा सा देखिएगा मैप, ये इंडिया है। एक जो रहती थी यहां पे बंगाल पे, ये बंगाल वाला है, क्लियर है ना। यहां बंबई और यहां मद्रास, नाम सुनते हैं। ये 3 प्रेसिडेंसी में बटा हुआ था। ये बहुपयोगी किस्म के शहर थे। बड़े बड़े बंदरगाह थे, वेयर हाउस थे, घर थे, दफ्तर थे, सेना की छावनियां थी, शैक्षणिक थी, पुस्तकालय थी, एवरीथिंग, सब कुछ यहां पे मौजूद था। 1872 में इसकी आबादी जो थी वो 6,44,405 थी। 1941 में 15 लाख
तक पहुंच चुकी थी। आइए देखें बंबई का विकास कैसे होता है। अब चलिए थोड़ा बंबई में शहर में तय करते हैं, मजा आने वाला है। देखिए अभी हमने आपको बताया था ना, प्रेसिडेंसी शहर ब्रिटिश शासन के समय में बंबई बताया था, बंगाल और मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी थी। और यही 3 प्रेसिडेंसी अब बताते, बच्चे से पूछते बताते ही नहीं है सर ये प्रेसिडेंसी क्या होगा, यही तो है 3 प्रेसिडेंसी में है कन्वर्ट। और सत्ता का संचालन जो है बंगाल से होता था, बंगाल प्रेसिडेंसी से धीरे धीरे फिर इंडिया से होने लग गया था, फिर गवर्नर के हाथ में, फिर गवर्नर जनरल के हाथ में, फिर वायसराय के हाथ में, और आज अभी 21वीं सदी में राष्ट्रपति के हाथ में है वही पद। आइए चलिए, भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर 17वीं शताब्दी का टाइम चल रहा है। 17वीं शताब्दी का मतलब हुआ 1800 से लेकर 1899, एकदम दिमाग में रखिएगा सारी बातें, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। बंबई 7 टापुओं का समूह था, उस पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था। सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे, 5 लोग आए थे, 5 यूरोपीय कंपनियां आई थी। पहले पुर्तगाली आई थी, उसके बाद डच आई थी, उसके बाद अंग्रेज आए थे, उसके बाद डेनिश आए थे, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। क्लियर हो गया ना। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है पुर्तगाली की राजकुमारी जो है कैथरीन, यहां राजकुमारी है लेकिन कैथरीन नाम था, उनसे होता है। ये टापू जो है अंग्रेजों के हाथ से चले गए थे और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, कहने का मतलब है चार्ल्स द्वितीय जो कि ब्रिटेन के राजकुमार है, उनकी शादी जो है पुर्तगाल की राजकुमारी जो है कैथरीन से होता है। और दहेज के रूप में मुंबई जो है वो किनको मिल जाता है, चार्ल्स द्वितीय को। चार्ल्स द्वितीय जो है 10 पाउंड पे जो है इस मुंबई को किसको दे देते हैं, अंग्रेजों के हवाले कर देते हैं। कहानी अच्छे से समझ में आ गई, वो चीज यहां नहीं लिखा हुआ, बस हम आपको बता दिए। आइए अब शहरों में रोजगार। अंग्रेज मराठा युद्ध, मराठों की हार के बाद 1819 में बंबई को बंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी घोषित कर दिया गया। इसके बाद शहर में तेजी से फैलने लगा। कपास और अफीम के बढ़ते व्यापार के चलते न केवल बहुत सारे व्यापारी महाजन बल्कि तरह तरह के कारीगर दुकानदार भी बंबई में आकर बसने लगे। जिस तरीके से कपास और अफीम की खेती इतने बड़े पैमाने पर हो रहा था कि लोगों का जो है एक हुजूम दौड़ते हुए मुंबई की ओर चल रहा था। आज भी क्या है, हर लोगों का सपना होता है कि एक बार भाई मुंबई जाया जाए, वहाँ पे काम किया जाए, वहाँ के फिल्म सिटी में काम किया जाए, वहाँ के कुछ भी काम किया जाए। बड़े शहरों में तो ख्वाहिश होती है, इच्छाएं होती है, जिसकी जैसी काबिलियत होती है, तो धीरे धीरे वहाँ भागने लगे। कपड़ों के मिल खुलने के बाद भी ज़्यादा संख्या जो है लोगों को शहर की तरफ जो है रुख करने लगी। कपड़ा के मिल खुल गया, धीरे धीरे संख्या जो है भागने लगी। मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल, ध्यान रखिएगा, बंबई में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में, याद रखिएगा, स्थापित की गई। और 1921 में यहां पे ऐसे 85 कपड़े के मिल खुल चुकी थी। सोचिए 54 में अगर देखा जाए तो यहां पे स्थापित हुआ था सूती कपड़ा मिल, और 1921 आते थे यहां पे 85 खुल चुके थे। 1,46,000 मजदूर काम करते थे। 1881 से लेकर 1931 के बीच बंबई में रहने वाले लगभग 1/4 ऐसे थे जिनका जन्म मुंबई में हुआ था। बाकी निवासी बाहर से आकर बसे थे, बस 1/4 वहां था, बाकी सारे लोग बाहर से आकर वहां बसे थे। पास ही स्थित रत्नागिरी जिली, बहुत इंपॉर्टेंट है रत्नागिरी जिली, कई बार पूछता रत्नागिरी जिली कहां है, बस मुंह देखते रह जाते हैं। और यहां पे आज अगर समझ लीजिएगा तो कभी ऐसी जरूरत नहीं होगी। रत्नागिरी जिले बहुत सारे लोग कपड़ा मिलों में काम करने के लिए बंबई आ रहे थे। 1919 से 1926 के बीच मिलों में काम करने वाले मजदूर औरतों की संख्या 23% थी। 1919 से 26 के बीच में, 1919, ये 1919 कुछ ऐसे डेट होते हैं ना जो बीच बीच में मजेदार ट्रिक से आपको समझाते रहेंगे। 1919 ये वही है जहां रोलेट एक्ट पास किया गया था। ये 1919 वही है जहां से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने अमृतसर में कंटिन्यू जो है गोलियां बरसाई थी। क्लियर हो रहा ना, थोड़ा सा जोड़ते हुए चलिए ताकि मजा आ जाए इतिहास पढ़ने में। इसके बाद कामकाजी आबादी, इनकी संख्या लगातार गिरते चली गई। आखिरी में इनका हिस्सा जो है 10% सिमटकर रह गया। 30 के दशक के आखिरी तक औरतों का काम या तो मशीन करने लगे या फिर पुरुष मजदूर को सौंपे जाने लगे। उसके बाद धीरे धीरे औरतों का काम खत्म हो गया, वैसे जैसे इंग्लैंड में हो रहा था। कहानी अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। 20वीं सदी के बहुत साल बीत जाने के बाद भी भारत के समुद्रिक व्यापारी जो है बंबई का दबदबा बना हुआ था। बंबई शहर 2 प्रमुख रेलवे नेटवर्क का जंक्शन या मिलन बिंदु था। रेलवे के कारण शहर में आने जाने की सुविधा महसूस होने लगी। उदाहरण के लिए 1888 से 89 में कच्छ के सूखे इलाके में पड़े अकाल के कारण असंख्य लोग बंबई आ गए। कच्छ, ये कच्छ कहां, गुजरात वाला क्षेत्र में, वहां सूखा पड़ा, लोग धीरे धीरे कहां आने शुरू हो गए, बंबई आना शुरू हो गए। बाहर से प्रशासनिक दायरों में बेचैनी
और भय पैदा होने लग गया था। 1898 में प्लेग की महामारी के कारण, याद रखिएगा 1898। अब एक चीज मैं बता रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। 1898 में प्लेग की महामारी के कारण जब लोगों ने रेले के रेले बंबई में आने लगे तो जिला प्रशासन ने लोगों को वापस भेजना शुरू कर दिया। 1901 तक लगभग 30,000 लोग उसके मूल स्थान पर भेजा जा चुका था। आज के डेट में देखिए, आप जोड़ सकते हैं कोरोना का काल जिस तरीके से है, लोग प्रवासी मजदूर धीरे धीरे जो है अपने घर आने लगे या फिर शहर जाने लगे तो कोरोना फैलने लगा, तो वहां से प्रशासन जो है धीरे धीरे को अपने घर भेजना शुरू कर दिया। सेम टू सेम 1898 के टाइम में भी यही घटना होती है। प्लेग फैलना शुरू होता है, लोग भागना शुरू करते हैं, धीरे धीरे लोग मुंबई आते हैं। उस टाइम में प्रशासन जो डीएम था करीब करीब 30,000 लोग को फिर से उनके मूल स्थान पे भेजने पे विवश हो गया। बंबई भीड़ भाड़ वाला इलाका शहर है। 1840 के दशक में लंदन का क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति 155 वर्ग था, जबकि मुंबई के प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल जो है 9.5 वर्ग था। सोचिए 9 है और यहां 155 है। 1872 में लंदन में प्रति मकान औसत 8 आदमी रहते थे। 1872 की कहानी, जबकि मुंबई में प्रति मकान 20 आदमी रहते थे। अब सोचिए 1872 की कहानी, मुंबई में एक मकान में औसतन 8 आदमी, यहां पे एक मकान में औसतन 20 आदमी। शुरू से ही मुंबई किसी योजना के अनुसार विकसित नहीं हुआ। मकानों के बीच में ही बाग बगीचे फैले हुए थे। फोर्ट एरिया जैसे स्थिति कुछ ऐसी दिखाई देती थी। मतलब अपने तरीके से धीरे धीरे जो है समय के अनुसार से यह बदलते चलता चला गया। दूसरी ओर यूरोपीय या फिर गोरा रहा करते थे। फोर्ट आबादी के उत्तर में एक यूरोपीय नगर औद्योगिक पट्टी का विकास होने लगा और दक्षिण की तरफ उपनगरीय आबादी एक छावनी में बदलने लगी। इस नस्लीय विभाजन में तीनों प्रेसिडेंसी शहर दिखाई देता था और ऐसा ही स्थिति तीनों प्रेसिडेंसी शहर में था। फिर चाहे वो कोलकाता की बात हो, फिर चाहे वो मद्रास की बात हो, या फिर चाहे ऑलरेडी जो है आपका बंगाल की बात हो, तीनों जगह कमबेश इसी तरीके से होने लग गया था। अब शहर की तीव्र नियोजित विस्तारण के कारण जो है 1850 के दशक तक शहर के आवास और जलापूर्ति की समस्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। कपड़ा मिल चालू होने के बाद तो मुंबई के आवासीय इलाके पे दबदबा जो है धीरे धीरे जो है मुंबई में बढ़ना शुरू हो गया था। चलिए आते हैं, सॉरी थोड़ा सा इसको देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि आपको आसानी से मुंबई की 4 बहुमंजिला इमारत होती थी। शहर के नेटिव हिस्से में इस तरीके की इमारत कम से कम 1860 के दशक से ही तो बनने ही लगी थी। सोचिए 1860 के दशक में ही, यानी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही अगर देखा जाए तो क्या है, वहां पे 4 मंजिली इमारत जो है बनने लग गई थी। लंदन के टेनेमेंट्स की तरह यह भी मकान मोटे तौर पर निजी संपत्ति होते थे। टेनेमेंट्स वैसे जगह होते थे जहां पे क्या बहुत भीड़ भाड़ इलाका में बहुत सारे लोग एक ही अपार्टमेंट में रहते थे, उसी को कहा जाता था टेनेमेंट्स। मोटे तौर पे ये निजी संपत्ति होती थी, मतलब क्या लोगों की संपत्ति होती थी। अब बाहर से आने वाले जो भी आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापारी, महाजन, भवन निर्माता, ठेकेदार इस तरीके की इमारत जो है बनवाते थे। आज भी देखिएगा बहुत सारे क्या रेलवे के जो कर्मचारी हैं, जो रेलवे में काम करते हैं, आप देखते होंगे रेलवे कॉलोनी है, उसमें क्या वो कॉलोनी बना दिया है कि भाई जो लोग रेलवे में काम करेंगे उनको यहाँ पे एक घर दे दिया जाएगा। समझ में आ रहा ना? प्रत्येक चौल में कमरों की कतार होती थी। कमरों के लिए अलग अलग शौचालय नहीं बनाए जाते थे, अलग अलग शौचालय नहीं होता था। एक टेनमेंट में एक साथ कई परिवार रहते थे। 1901 के जनगणना में बताया गया था, एकदम ध्यान रखिएगा, टापू की आबादी बहुत बड़ा हिस्सा यानी कुल आबादी का 80% एक कमरे वाले टेनमेंट में रहता है। हर
कमरे में औसतन 4 से 5 आदमी रहते थे। कमरे का भाड़ा बहुत ऊंचा था, इसीलिए कई मजदूर मिलकर एक कमरे को ले लेते थे। कहने का सीधा सा मतलब यही से होता है कि आज भी आपको बता रहे थे कि बहुत सारे लोग जो है एक साथ काम करने के लिए जाते हैं और जाने के बाद में क्या करते हैं, एक कमरा ले लेते हैं और एक ही कमरा में जो है धीरे धीरे क्या करते हैं, वहीं पे रहना है, वहीं पे खाना बनाना है, वहीं पे कपड़े धोना है, उसी के अंदर जो है सब कुछ जो भी करना। जहां पे खाली जगह मिलती थी वहां पे शराब की दुकान, अखाड़े की दुकान, यही सब धीरे धीरे जो है खोलना शुरू कर दिए थे। जो भी होता था खुला मैदान, वहां पे जो है हर तरीके की चीजें यहां पे होना शुरू हो जाता था। दबे कुचले वर्गों के लोग के लिए मकान का इंतजाम करना और भी मुश्किल था। जो लोग दबे कुचले, जिनकी स्थिति बहुत खराब होती थी। चालों में मुसलमान और निचली जाति के लोगों को नहीं रखा जाता था। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है मुसलमान और निचली जाति के लोग को नहीं रखा था। उन्हें अक्सर नालीदार चादर या फिर पत्तों या बांस के बने झोपड़ियों में रहना पड़ता था। इन लोगों को, मुसलमानों को, और अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो निचली जाति के लोग हैं उनको अक्सर जो है नालेदार चादरों पर या फिर पत्तों या बांस के बने झोपड़ी में इनको रखा जाता था। इनको टेनेमेंट्स में नहीं रखा जाता था। अगर लंदन में नगर नियोजन का काम सार्वजनिक रूप से शुरू किया गया था तो बंबई में भी यह काम प्लेग की महामारी के डर से हाथों में लिया गया था कि वहां भी प्लेग की महामारी था। 1898 में सिटीज ऑफ बंबई इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा, 1898 में शहर के बीचों बीच बसे गरीबों के मकान को हटाने का काम सौंपा गया और इस ट्रस्ट की योजना के कारण 64,000 लोग को आवासीय सुविधा से हाथ धोना पड़ गया। जिनके घर थे करीब 64,000 लोग बेकार पड़ गए। 1918 में भाड़ों का तर्क संगत सीमा जो है रखने के लिए किराया कानून पारित किया गया। 1918 में किराया कानून पारित किया गया कि भाई मकान मालिक जो है जबरदस्ती, आज के डेट में भी जबरदस्ती वसूल रहा है, ऐसे कंडीशन में इस पे लिमिटेड रखा जाए, किराए पे अंकुश लगाया जाए, जिससे कि मकान मालिक जबरदस्ती वसूल ना सके। और इस कारण मकान पे भारी किल्लत पैदा हो गई थी। जमीन की कमी के कारण शहर के विस्तार से बंबई में हमेशा ही समस्या पैदा होती थी। बंबई शहर जिस तरीके से विकसित हुआ था उसमें भूमि विकास परियोजना अहम हाथ रहा। भूमि विकास परियोजना का बंबई के भूमि विकास, थोड़ा सा बंबई के भूमि विकास को थोड़ा देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं बंबई जिन 7 टापुओं को मिलाकर बनाया गया है, 7 टापुओं को मिलाकर उनमें लंबे समय से एक दूसरे को जोड़ा गया है। इस दिशा में सबसे पहली परियोजना 1784 में शुरू की गई थी। एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हां, 1784 में शुरू की गई थी। बंबई के गवर्नर विलियम हार्बर ने उस समय विशाल तटीय दीवार बनाने का प्रस्ताव पर मंजूरी दे दिया ताकि शहर के निचले इलाके में जो है समुद्र के पानी की चपेट में आने से बचा जा सके। जो शहर का निचला इलाका है, कहीं समुद्र की पानी अगर आ जाए, बाहर आ जाए, सुनामी आ जाए या किसी भी तरीके की आपदा आ जाए तो उसे बचाया जा सके। तब कोई भूमि विकास परियोजना चलाई जा चुकी थी, कई भूमि विकास परियोजना। 19वीं सदी के मध्य तक व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन की जरूरत पैदा हुई तो सरकार ने निजी कंपनियों दोनों की ओर से नई योजना तैयार की गई ताकि ज्यादा समुद्री भूमि का इस्तेमाल योग्य बनाया जा सके। उसके बाद स्थिति को देखते हुए जिस तरीके से जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और वहां पे स्थिति ऐसी हो गई थी कि नीचे वाली जो जमीन थी वहां समस्या है, तो इसलिए वहां पे जो है दीवार खड़ा करना शुरू हो गई। दीवार खड़ा करते करते धीरे धीरे कंपनियां जो है निजी हाथों में चली गई और वहां जो है व्यवस्था को और सुदृढ़ की गई ताकि जो भविष्य में है ऐसी समस्याओं का ना जोखिम उठाना पड़े। निजी कंपनियां भी जोखिम उठाने के लिए तैयार थी। 1864 में मालाबार हिल से कोलाबा के आखिरी छोर तक पश्चिमी तट को विकसित करने का ठेका जो है बेकवे रिलिक्समेस कंपनी को मिल गया। ध्यान रखिएगा, बेकवे रिलिक्स मिशन कंपनी को मिल गया। भूमि विकास के लिए अक्सर बंबई के आसपास पहाड़ी इलाकों में भी सपाट किया जाता था। भारी लागत के कारण 1870 तक ज्यादातर निजी कंपनियां बंद हो चुकी थी। शहर का क्षेत्रफल 22 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच चुका था। जिस प्रकार आबादी तेजी से बढ़ रही थी, जमीन का हर टुकड़े को हर टुकड़े को घेर लिया गया और ज्यादा से ज्यादा समुद्री पानी को जो है विकसित करने जाने लगा। एक सफल भूमि विकास परियोजना बंबई ट्रस्ट के अंतर्गत शुरू की गई थी 1914 से 18 के बीच में, जिस समय प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था।
खुदाई में मिट्टी निकाली गई, इसके इस्तेमाल से 22 एकड़, ध्यान रखिएगा, ब्लड एसेट बना लिया गया और बाद में बंबई का मशहूर मेरीन ड्राइव यहीं पे बनाया गया। अगर आप लोग मुंबई गए होंगे तो मेरीन ड्राइव जरूर गए होंगे। सपनों का शहर बंबई, सिनेमा और संस्कृति की दुनिया जो था, ऐसे भी माना जाता सपनों का, भला कौन होगा जो बंबई का जिक्र करे। यहां फिल्म उद्योग की चर्चा ना करे, कोई ऐसा है जो न चर्चा करे। यहां बेहिसाब भीड़, कठिन जीवन स्थितियां के बावजूद बहुत से लोग मुंबई में मायापुरी ही है। रूप पहले के सपनों का शहर है बंबई। बंबई जो है बहुत सारी फिल्मों जो है अप्रवासियों के उनके दैनिक जीवन में पेश आने वाली मुसीबत के बारे में मुंबई में फिल्म उद्योग के लोकप्रिय गीत शहर के अंतर्विरोध बयान का उजागर करते हैं। फिल्म सीआईडी 1956, नायक का दोस्त गाता है, ए दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बंबई मेरी जान। फिल्म गेस्ट हाउस 1959, मोहभंग की आवाज सुनाई देती है, जिसका जूता उसका सर, दिल है छोटा बड़ा शहर, अरे वाह रे वाह तेरी मुंबई। इन सब फिल्मों की जिक्र किया। मुंबई फिल्म उद्योग के सबसे पहले कब सामने आए? हरिश्चंद्र, थोड़ा सा शाखाराम भाटवेडकर ने 1896 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बंबई के हैंगिंग गार्डन में हुए कुश्ती के एक मुकाबले का एक दृश्य को कैमरे में उतारा था। यही भारत की पहली मूवी जो है चलचित्र था। उस समय कुछ समय के बाद दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र 1913, एकदम इंपॉर्टेंट रखिएगा, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार देखा जाता है फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा पुरस्कार, 1913 में बनाई थी। इसके बाद मुंबई के फिल्म उद्योग आगे बढ़ता गया। 1925 में तक बंबई में भारत की फिल्म राजधानी बन चुकी थी। 1925 आते आते तक वहां पूरे देश के जो है दर्शकों के लिए फिल्मों का निर्माण होता था। 1947 तक लगभग 50 फिल्में, जिन पर 75 करोड़ रुपए की लागत आई थी। 1947 में लगभग 50 फिल्म थी, उस पर जो है करीब करीब 75 करोड़ रुपए की लागत आई थी। 1987 आते आते फिल्म उद्योग में काम करने वाले लोगों की संख्या करीब करीब 5,20,000 तक हो चुकी थी। फिल्म उद्योग में काम करने वाले ज्यादातर लाहौर, कोलकाता, मद्रास, दूसरे शहरों से आए थे। ये सारे जगहों से आए लोगों के कारण ही फिल्म उद्योग एक ऐसा राष्ट्रीय स्वरूप बना। लाहौर से आए लोगों की हिंदी फिल्म के उद्योग के विकास में काफी भूमिका अदा किए हैं। खुद बंबईया फिल्म में भी शहरों की हकीकत, झोपड़पट्टी, दमकते बंगाल की दुनिया वाली मिलीजुली छवि यहां भी दिखाई जाती है। आइए थोड़ा सा अब शहर और पर्यावरण की चुनौती। अब थोड़ा सा शहर और पर्यावरण को देख लेते हैं। जहां शहर फैले हैं, पारिस्थितिक पर्यावरण का नुकसान पहुंचा है। कारखाना, मकान, अन्य संस्थाओं से जमीन की जरूरत पूरा करने के वास्ते प्रकृति कायम को काट छाट करके समतल किया गया। धीरे धीरे घर बनते गया, प्रकृति कटती गई, धीरे धीरे जमीन समतल होते गया और प्रदूषण भी धीरे धीरे क्या हुआ, पैर पसारते गया। 19वीं शताब्दी के इंग्लैंड के घरों और कारखानों में कोयले के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से गंभीर समस्या पैदा हो गई थी। लीड्स, बेडफोर्ड, मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहरों में कारखानों की सैकड़ा चिमनियां बेहिसाब काला धुआं फेंकती रहती थी। लोग मजाक में कहने लगे थे कि थोड़े दिन बाद ही इन शहर के लोग यही मानने लगेंगे कि आसमान मटमैला होता है। मतलब क्या, कुछ दिनों के बाद लोग ये नहीं मानेंगे कि हम कर रहे हैं गंदगी, बल्कि ये लोग समझेंगे कि आसमान मटमैला होता है, क्योंकि इस तरीके से धुआं उगल रही थी। दुकानदार, मकान मालिक, तमाम लोग इस बात से परेशान रहने लगे कि उनके शहर के जो स्याह कोहरा छाया रहता है, जिससे लोगों को जल्दी गुस्सा आ जाता है। धुएं से बड़ी बीमारियां फैलती है। कपड़े सादा जो होते हैं वो हमेशा गंदा हो जाते थे। जब लोग ने पहली बार साफ हवा के लिए मुहिम छेड़ा तो सबसे पहले इस समस्या का निपटान के लिए कानूनी रास्तों का अंजाम का प्रयास किया गया। और यह काम आसान नहीं था, क्योंकि कारखाना से भाप और इंजनों के मालिक अपनी मशीन में सुधार के लिए पैसा खर्च करने की कतई तैयार नहीं थे कि अपनी मशीन में सुधार किया जाए। 1840 के दशक तक डर्बी, लीड्स, मैनचेस्टर जैसे कुछ शहरों में धुआं पर काबू करने के लिए कानून बना दिया गया कि भाई अब तो धुआं पे कानून बनेगा ही बनेगा। लेकिन धुआं को मापने या उस पर कड़ी नजर रखना मुश्किल था कि इस पे कैसे कड़ी नजर रखा जाए। कारखाना मालिक ने अपने मशीनों को मामूली फेरबदल ही किए, जिससे धुआं के तादाद में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। 1847 और 53 में धुआं नियंत्रण कानून अपने मकसद में नाकाम हो चुके थे। कलकत्ता का भी वायु प्रदूषण का पुराना इतिहास रहा है। यहाँ के लोग जो है 12 महीने तक धुएं भरी मटमैली हवा में सांस लेते। और अब आज के डेट में अगर देखा जाए
तो पूरा हिंदुस्तान का वही गति और दुर्गति है जहां सांस लेना संभव नहीं है, जहां पे आसमान जो है मटमैला ही दिखता है और कोहरा पैदा होती जिससे धुआं मिलकर धुंध पैदा करता है। बड़ी आबादी में धीरे धीरे स्थितियां जो है बदलना शुरू हो गई। 1920 में टॉलीगंज की चावल मिलों में कोयले के बजाय धान की भूसी जलाई जाने लगी 1920 से, जिसके कारण आसपास के लोग की शिकायत थी कि हवा में कालिख भरी रहती है जो सुबह से शाम तक बरसते रहती है और यहां रहना नामुमकिन है। बंगाल स्मोक अनुशेष कमीशन, बंगाल धुआं निरोधक आयोग के निरीक्षण पे आखिरकार औद्योगिक धुएं पर काबू पा लिया गया, लेकिन लगाम पा लिया था। निष्कर्षतः तमाम समस्याओं के बावजूद अगर देखा जाए तो शहर ऐसे लोग को हमेशा आकर्षित करते रहे जो आज़ादी और नए मौके की चाह रखते हैं। जहां तक दुर्गाचरण के उपन्यास में जिसका जिक्र अध्याय में शुरू हुआ था, देवताओं को भी अपना स्वर्ग अधूरा सा लगने लगा था। कोलकाता की अपनी सैर में उन्होंने जो कुछ देखा, अनुभव किया, वह उन्हें अपने स्वर्ग में भी नहीं दिखाई देता था। उपन्यास के देवताओं को शहरी जीवन में जिन आयामों के बारे में सबसे ज्यादा बेचैनी थी, वे लाखों लोगों की सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता के नए झरोखे की निशानी थी जिन्हें शहरों में अपना घर बना लिया था। आइए थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट इसको लिख के आपको कल हमको दिखाना होगा, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों, आज का जो है एनसीईआरटी का सेशन यहीं तक खत्म करते हैं। हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।